बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में पिछली क्लास में हमने डाटा को कन्वर्ट करने के अपना जो डिजिटल डाटा था उसको डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करने के एक मेथड पढ़ा था, जिसमें आपने लाइन कोडिंग टेक्निक क्या होती है, लाइन कोडिंग टेक्निक के आगे डिफरेंट जो है स्कीम्स लाइन कोडिंग की वो क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, उसको हमने बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया था। एक एक चीज़ को, जितनी भी उसकी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे जी एनालॉग डाटा से डिजिटल डाटा के अंदर जो कन्वर्जन होती है वो कैसे होती है। वो डाटा, उस डाटा को जो आपके पास एनालॉग के अंदर होता है उसको डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। और इसमें हमारे पास टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले वो हैं ये मेथड है बेसिकली। जिस तरह वहाँ पे आपके पास मेथड था लाइन कोडिंग वाला, लाइन कोडिंग में क्या होता था कि आप डिजिटल डाटा को डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, एक आपके पास डिजिटल डाटा होता था, उसको डिजिटल के अंदर क्यों कन्वर्ट करते थे उसकी रीज़न भी हमने देखी थी। और आज हमारे पास जो एनालॉग डाटा है उसको हम डिजिटल के अंदर क्यों कन्वर्ट करेंगे, इसकी कुछ रीज़न हैं, उनको हम देखेंगे। और इसके बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, दो मेथड्स हैं इस डाटा को कन्वर्ट करने के। एक है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसको हम इन शॉर्ट पीसीएम भी बोलते हैं, और दूसरा आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसको हम डीएम भी बोलते हैं। एनालॉग डाटा की एग्जांपल देख लेते हैं। आप डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं या कुछ अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से कुछ बातचीत करते हैं, तो जो आप बोलते हैं, आपकी जो वॉइस होती है, वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल की। जब हमने एनालॉग और डिजिटल डाटा की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था कि जो आपके पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, या एनालॉग जो डाटा होता है वो इन नेचर जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं उसकी। ठीक है, मतलब कहीं पे आपके जो पिच है वॉइस की वो ऊपर जा रही होती है, कहीं पे नीचे आ रही होती है, जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है ज़रा डिजिटल से। और डिजिटल में हमने देखा था कि आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। डिस्क्रीट का क्या मतलब है कि आपके पास एक कोई डिफाइंड वैल्यू होती है, या ऑन होती है या ऑफ होती है, या ज़ीरो होगा या वन होगा, इस तरह की कोई वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ह्यूमन वॉइस जो है ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल की। अब जब हमने कम्युनिकेशन करनी होती है, रेडियो कम्युनिकेशन देख लें या कोई भी कम्युनिकेशन देख लें, तो जब हमने उसे लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो ट्रैवल करवाना होता है, या लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर किसी भी डाटा को भेजना होता है, कम्युनिकेशन करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिजिटाइज कर देते हैं। ठीक है, डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसको डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि आपका जो डाटा है उस पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, नॉइज़ वगैरह होगी, डिस्टॉर्शन होगी, इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट ना करें। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स आर लेस प्रोड्यूस नॉइज वेयर एनालॉग्स आर मोर नॉइजी। इसकी यही वजह होती है सिर्फ कि आप अपने उस डाटा को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स डिजिटल डाटा के ऊपर बहुत कम इफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। तो एक ये इसकी वजह होती है जिसकी वजह से हम अपने इस डाटा को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें आपकी बिल्कुल बाएं जानब जो पहला आपको सिग्नल नज़र आ रहा है, वो है आपके पास एनालॉग सिग्नल। आप एनालॉग सिग्नल को देख सकते हैं कि कहीं पे वैल्यूज जो हैं वो अप हो रही हैं, कहीं डाउन हो रही हैं, कहीं पे आपका एम्पलीट्यूड कुछ है, कहीं पे कुछ है, मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं है। जहाँ पे आपकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऊंची आएगी, वहाँ पे सिग्नल की जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पे आपकी आवाज़ कम होगी, वहीं पे सिग्नल जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आपको ये पहले वाला जो सिग्नल है वो नज़र आ रहा है, वो एनालॉग सिग्नल है। उसके अलावा आपको एक सामने एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कोडेक। ठीक है, एनकोडर और डिकोडर, जो आपके सिग्नल्स को बेसिकली क्या करता है, एनालॉग डाटा से डिजिटल के अंदर और डिजिटल डाटा से एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है। ये काम होता है एनकोडर और डिकोडर का। उनको हम बेसिकली एडीसी और डीएसी भी बोलते हैं। एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और डीएसी मीन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे डीएसी को। अभी हम फिलहाल देखते हैं एनालॉग से डिजिटल डाटा के अंदर जब हमने कन्वर्ट करना है डाटा को, तो हम कौन सा कन्वर्टर यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल है वो एक डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम हो गया, और उसके अलावा सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है। जिस तरह आपको बाकी सारी करेक्टरिस्टिक सिग्नल की बताई हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे है जी, आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, बेसिकली ये पहला फेज़ है आपका
एनालॉग डाटा से डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करने का जो पहला फेज़ है उसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसके अंदर होता क्या है कि आप अपने उस एनालॉग सिग्नल्स को, वो एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं बेसिकली वो आपका डाटा होता है, और आप उस डाटा को क्या करते हैं छोटे छोटे सैंपल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक इक्वल इंटरवल्स के अंदर छोटे छोटे पल्स के अंदर ये छोटे छोटे सैंपल्स कह लेते हैं कि आप अपने उन सिग्नल्स के छोटे छोटे सैंपल बना लेते हैं, और उन सैंपल्स को आगे फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो मतलब ये पहला फेज़ है आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपने सिग्नल्स को इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, अपने सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को डिफरेंट सैंपल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उनकी छोटी छोटी वैल्यूज़ या इक्वल इंटरवल्स जो वैल्यूज़ हैं वो बना लेते हैं बेसिकली। और वो क्यों करते हैं, ताकि आप अपने सिग्नल की जो क्वालिटी है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रख सकें, आपकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो वेस्ट ना हो। देखिए एक बहुत बड़ा, बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, आपने उनको फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना होता है। मतलब ये बहुत ही एक कम्प्लेक्स टास्क है। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एनालॉग सिग्नल होता है उस कहीं पे उसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, तो आपने उस इनफाइनाइट वैल्यूज़ को, आपने जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि जो इन्फिनिट वैल्यूज़ होती हैं एनालॉग सिग्नल की, उनको आपने फाइनाइट वैल्यूज़ के अंदर यानी डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क है जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपने सिग्नल को सैंपल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा जी, सैंपल्स के अंदर जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपके सिग्नल की शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे आपको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, पीसीएम से पहले एक स्टेप होता है जिसको हम बोल रहे हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें आप सैम्पलिंग कर रहे हैं सिग्नल्स के, और सैम्पल करने के बाद आपको यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको एक छोटे छोटे सैंपल्स नज़र आ रहे हैं उसी सिग्नल की। ये कुछ इसी तरह की शेप बनी है, लेकिन ये क्या है कि इसको हमने छोटे छोटे कुछ इक्वल इंटरवल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया, ताकि आपको सिग्नल को आगे फर्दर जो है डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के, इसी सिग्नल को फर्दर आगे डिजिटाइज करने में आसानी हो। इस वजह से हमने सिग्नल के क्या कर रहे हैं, इसके छोटे छोटे सैंपल्स बना लिए, और सैंपल्स बनाने के बाद हमने उससे आगे फर्दर जो है दूसरा उसका जो प्रोसेस है पीसीएम को उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अंदर ये चार फेजेस आते हैं बेसिकली, ये चार प्रोसेसेस कह लें जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने जो आपने वो सैंपल्स क्रिएट किए थे उनको आप मॉडिफाई करके आपने उसे पी ए एम के थ्रू, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू आपने क्या किया, उनको मॉडिफाई किया, उन पल्सेस को, उन इक्वल इंटरवल्स को। वो करने के बाद आपने क्या करना है, उन सिग्नल को क्वांटाइज करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये चार प्रोसेसेस जो हैं जिनमें हमने पी ए एम को डिस्कस कर लिया, जिसमें आप अपने सिग्नल्स को डिफरेंट सैंपल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास क्वांटाइजेशन। अच्छा, क्वांटाइजेशन के बाद आपके पास है बाइनरी एनकोडिंग, एंड देन आपके पास है डिजिटल से डिजिटल एनकोडिंग डाटा की। पीसीएम क्या करता है, पीसीएम आपके उन एम्पलीट्यूड सिग्नल्स को लेगा जो आपने सैंपल्स बनाए थे, उनको लेके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, आपके डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये चार बेसिकली फेजेस होते हैं जिनमें से आप जिन को यूज़ करते हुए, जिन फेजेस से गुजरते हुए आप अपने डिजिटल सिग्नल तक पहुँचते हैं, एनालॉग सिग्नल से। अच्छा जी, इसकी एक छोटी सी डायग्राम है, इसको आप देख लें, उसके बाद आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। कि आपके पास ये देख लें, स्टार्ट में बिल्कुल एनालॉग सिग्नल आ रहा है, उसको आपने डिफरेंट सैंपल्स के अंदर कन्वर्ट किया। सैम्पलिंग करने के बाद आपने क्या किया, पीएएम के प्रोसेस से गुजरते हुए उन्हीं सिग्नल्स को क्वांटाइज किया, क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा। क्वांटाइजिंग के प्रोसेस जब गुजारेंगे का तो आपका सिग्नल कुछ इस तरह से हो जाएगा। उनको भी कुछ इंटीग्रल वैल्यूज़ वगैरह असाइन करेंगे, उनको भी अभी हम देखते हैं जाके। वो करने के बाद आप अपने सिग्नल्स को अनकोड करेंगे, और अनकोड होने के बाद आपका वो जो सिग्नल है वो प्योर डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने उस सिग्नल्स को, किस सिग्नल को जिसको आपने सैंपल्स के अंदर कन्वर्ट किया था, उस सिग्नल को क्या करते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज असाइन कर देते हैं एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर, एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड के ऊपर, जिसकी वजह से आपको उस सिग्नल्स को मज़ीद जो है वो डिफाइन करना या स्पेसिफिकली जो है डिजिटल सिग्नल बनाना वो आसान हो जाता है। वो कैसे वैल्यूज असाइन करते हैं, यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि आप अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपको डिफरेंट तरह की जो सिग्नल्स हैं नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। आपका एक जीरो लेवल है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, उससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी पॉजिटिव साइड पे जाएंगी, उससे नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपने इस सिग्नल्स को कुछ पॉजिटिव वैल्यूज असाइन कर देते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज। जो आपका सिग्नल नेगेटिव साइड पे जा रहा है उनको हम नेगेटिव वैल्यूज असाइन करेंगे,
जो कि आप यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर देख सकते हैं, जिनको हमने डिफाइन किया 25, 50, 75, 100, 25 के डिफरेंस से 127 तक, 127 पॉजिटिव साइड और 127 तक नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे ये जो पहला सिग्नल था इसका एम्पलीट्यूड बनता है 24, तो आपने 24 जो है उसकी वैल्यूज़ रखी हुई है, मतलब यहाँ पे सिग्नल का स्पेसिफिक जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो कितना बन रहा है 24, और ये पॉजिटिव साइड पे, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया हुआ है, पॉजिटिव लगाया है। इस तरह नेक्स्ट सिग्नल आपका 38 तक जा रहा है, मीन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 38 है, तो उसके साथ हमने पॉजिटिव 38 लगाया है। इसी तरह अब आप नेगेटिव साइड पे चले जाएं तो आपके पास जो है सिग्नल वो नेगेटिव साइड पे -15 लिखा हुआ है। 15 क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है नेगेटिव साइड पे, और नेगेटिव हमने या -6 के साथ क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला सिग्नल जो है आपका नेगेटिव साइड पे, इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगाया। उसके अलावा आपकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली 7 बिट रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं, ये आपका मैग्नीट्यूड है, और जो आपकी 8 बिट है इंटीग्रल वैल्यूज के अंदर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि आपका ये सिग्नल जो है बेसिकली ये जो आपकी बिट्स हैं ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ठीक है, 7 बिट्स आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो 8th वैल्यू है ये 8 बिट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या है कि ये वाला जो आपका सिग्नल है, ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, मीन ये पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे। तो ये देख सकते हैं कि आप वो जो जिनको हमने क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा था वही वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं बाइनरी एनकोडिंग के अंदर। ये हम किस प्रोसेस के अंदर आ गए, बाइनरी एनकोडिंग के अंदर, जो कि तीसरा प्रोसेस था इसका। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा, अब हमने इसको 7 बिट पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करके, तो हमने बात की थी कि हमारे पास जो 8 बिट होगी वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये वाला जो हमारा सिग्नल है इसका जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं वो आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो हम उसके साथ 0 लगाएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक हो गया जी। ठीक है, अगर आपके पास वो वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम पॉजिटिव है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसके साथ 1 लगाएंगे। नीचे आपको इस बबल के अंदर नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम इस एक पैटर्न को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आपको बाकी पैटर्न को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आपके पास जब बाइनरी से डेसिमल के अंदर जाते हैं तो आपको पता है कन्वर्जन कैसे होती है। सबसे पहले जो बिट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, यहाँ पे 1, 2, 4, 2 की पावर में चलती हैं, 4, उसके बाद 8, 16, 32 एंड 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिट ऑन होगी उसकी वैल्यू को हम प्लस करके देखेंगे तो आपके पास वो वाले इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पे लेट्स सपोज हम देखते हैं कि 0, ये जो 0 है ये एज अ 1 है, 1, 2, 4, 8 और 16। अब हम जो वैल्यू जो बिट ऑन है, मतलब जो 1 1 है हमारे पास, उनकी वैल्यूज को हमने प्लस करना है, तो आपके पास वो इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएगी। जब जैसे आप जिस तरह आप जो अपनी बाइनरी वैल्यूज को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू थी ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है कि आपके पास ये बाइनरी वैल्यूज है, इनको आपने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो आपकी ये सेम वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1, 2, 4, 8, 8 और 16 को जब आप आपस में प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 24। ये हमने 24 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या बनती है 24, और इसके साथ प्लस है, मीन ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसकी पॉजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या लगा देंगे, साथ 0 लगा देंगे। इस तरह आप नीचे वाली वैल्यू को देख लें प्लस करके, तो आपके पास ये 38 बन रही है। मतलब ये वाली इन वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करेंगे 1, 2, 4, 4 और 2 को, ठीक है, प्लस करेंगे 8, 16, 32, 32 प्लस 8 प्लस 4 उसको हम प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 38 बनेगा। 1, 2, 4, 8, 16, 32, सॉरी ये 32 है। 32 में आप क्या प्लस करेंगे 4, तो क्या बनेगा आपके पास 36, 36 में 2 और आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 38। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, अपने इंटीग्रल वैल्यूज को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग से हमने क्या करना है कि अपने उस अब जिस सिग्नल को हमने सैंपल बनाए थे उसके सैंपल बनाने के बाद उसको क्वांटाइज कर लिया था, उसके बाद हमने उसकी बाइनरी एनकोडिंग की, और बाइनरी एनकोडिंग करने के बाद हमने क्या करना है, उसको डिजिटल प्योर जो डिजिटल सिग्नल है उसके अंदर कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको कुछ शेप जो नज़र आ रही है, वो हमने एक टेक्निक पढ़ी थी यूनिपोलर एनकोडिंग। ठीक है, यूनिपोलर की सादा सी एक जो टेक्निक है कोडिंग स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हो रही है यहाँ पे, कि आपके पास ये वो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, ये वो आपके पास बाइनरी कोडिंग है। बाइनरी कोडिंग में जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे आप सिग्नल की वैल्यू को, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हाई कर देते हैं। ठीक है, बाकी तमाम पे आपका जो सिग्नल है वो 0 पे मेंटेन, और यहाँ पे भी आपके पास जहाँ पे 1 है और वहाँ पे सिग्नल की वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास हाई है।
बाकी जहाँ पे ज़ीरो आपका एम्पलीट्यूड लो है, इस तरह यहाँ पे भी आप 2 वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो ये आपके पास आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से शेप बन गया जिस तरह आपके पास वो यूनिपोलर एन्कोडिंग के स्कीम के अंदर हमने सिग्नल की वैल्यूज़ बनाई थी। ठीक है, तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए हटा के देखें, इंटीग्रल वैल्यूज़ को भी, और ये 0 0 जो आपके पास बाइनरी बिट्स नज़र आ रही हैं, तो आपके पास ये एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, एक डिजिटल सिग्नल बनेगा जो कि हमने बिल्कुल अपनी स्टार्ट वाले फिगर के अंदर, स्टार्ट वाले डायग्राम के अंदर देखा था। तो इस तरह से आपका ये वाला जो सिग्नल है ये उसके अंदर डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी फुली डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, ये आपका एनालॉग सिग्नल था। उसको हमने पीएएम के प्रोसेस से गुजार के उसके डिफरेंट सैम्पल्स बनाए। सैम्पल्स बनाने के बाद हमने उस सिग्नल को क्वांटाइज किया। क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद जैसे ही उसके इंटीग्रल वैल्यूज असाइन हो, इंटीग्रल वैल्यूज को लेते हुए हमने उसकी बाइनरी एनकोडिंग की। बाइनरी एनकोडिंग करने के बाद हमने उसी सिग्नल को इस टेक्निक के थ्रू, यूनिपोल टेक्निक के थ्रू जो है वो उसको प्योर डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, और आपको आपकी जो सिग्नल की जो शेप बनी थी एंड पे जाके वो कुछ इस तरह से बनी थी। तो ये पूरी की पूरी डायग्राम आपके इस पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज कर रही है। अच्छा जी, उसके अलावा जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अ, कितनी सैम्पल जो हैं, या कितने सैम्पल्स आइटम्स जो हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए, कितने सैम्पल जो हैं वो काफ़ी होने चाहिए। तो लाज़मी बात है, जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे आपके लिए इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा उसकी जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं वो निकालनी पड़ेंगी, इतने ज़्यादा सैंपल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसका एक जो सॉल्यूशन था वो एक नेक्विस्ट थ्योरम है। नेक्विस्ट साहब थे, उन्होंने एक थ्योरम बनाया, उस थ्योरम में उनका सॉल्यूशन दिया कि आपका जितना भी सैंपल रेट होगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब आपका जो सैंपल रेट होगा या आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप दुगना कर देंगे या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो सैंपल रेट है वो निकल आएगा। उसकी ये यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है आपने। अगर लेट्स सपोज आपकी फ्रीक्वेंसी एक्स है तो आप 2 मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे तो आपका टोटल जो सैंपलिंग रेट है वो निकल आएगा। उसकी यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एक टेलीफोन कंपनी है, टेलीफोन कंपनी डेटाइज वॉइस बाय अज्यूमिंग अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, तो आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल सैम्पलिंग रेट है, ये सैम्पल रेट है, वो कितना होगा आपके पास 8000। इस तरह यहाँ पे आगे भी इसकी कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, कि ये उस तरह उसको जो है वो क्लैरिफाई किया गया है यहाँ पे उसी सिग्नल को। अच्छा जी, ये था आपका एक मेथड। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास उसी पीसीएम के कुछ उसको थोड़ा सा डिटेल दिखाया गया है, लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था। उसके अलावा आपके पास है जी नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है, जिसको हमने बोला था डीएम। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम डेल्टा मॉड्यूलेशन को यूज़ क्यों नहीं करते, हम पीसीएम को क्यों यूज़ करते हैं, हालांकि वो थोड़ा कम्प्लेक्स भी है इससे। ये डीएम है ये सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, डेल्टा मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट 1 बिट पर सैंपल एंड प्रेजेंट सैंपल वैल्यू कंपेयर विद प्रीवियस सैंपल वैल्यू। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सैंपल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सेंड कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे आपका जो एक सैंपल है वो सिर्फ एक वैल्यूज़ को ही ले रहा है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल बिट को ले रहा है। मीन कि इसकी बैंडविड्थ तो कम होगी, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इतनी ज़्यादा मतलब नहीं होगी। और डेल्टा मॉड्यूलेशन को हम यूज़ तब करते हैं जब आपके पास क्वालिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, जब आपको क्वालिटी सिग्नल नहीं चाहिए होता तब आप क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। जब आप ये चाहते हैं कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो कम से कम यूज़ हो, बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन जो है वो कम से कम हो, तब आप क्या करते हैं, डीएम को यूज़ करते हैं, तब आप पीसीएम को यूज़ नहीं करते। लेकिन ज़्यादा बेटर है सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए या क्वालिटी वर्क के लिए आपको मोस्टली जो है वो पीसीएम ही यूज़ की जाती है। इसकी भी ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जिस तरह वहाँ पे कुछ प्रोसेस थी, यहाँ पे भी कुछ प्रोसेस हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपका क्वालिटी टास्क जो है, इंपॉर्टेंस जहाँ पे आपकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्वालिटी नहीं होती, तब आप डेल्टा मॉड्यूलेशन को बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसका कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन का, ये बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, ये भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। PCM स्टैंड्स फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, DM स्टैंड्स फॉर डेटा मॉड्यूलेशन। और इस तरह यहाँ पे आप पर सैंपल किस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं PCM को, और DM के अंदर आप जो सैंपल्स हैं, एक सैंपल्स के अंदर कितनी बिट्स जो हैं वो आ सकती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक सिंगल बिट को ही आप ले सकते हैं। उसके अलावा PCM आपका हाईएस्ट बैंडविड्थ लेता है, जबकि DM आपका लोएस्ट बैंडविड्थ लेता है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ट्रांसमिशन मोड्स, कुछ ट्रांसमिशन मोड्स आपने पहले ही पढ़े थे, लेकिन वो
ज़रा सेपरेट से थे, वो डाटा के फ़्लो के बारे में थे कि आपके डाटा की जो फ़्लो है वो बेसिकली किस तरह से होता है, ट्रांसमिशन जो है डाटा की किस तरह से होती है, आया कि आप सिंगल साइड पे डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दोनों साइड पे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो उस बारे में थी। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन मोड जो हैं वो कुछ और ही हैं, मतलब कि आपकी जो कुछ ट्रांसमिशन है वो पैरेलल होती है और कुछ ट्रांसमिशन है वो सीरियल होती है। अब पैरेलल और सीरियल में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम आगे जाके डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया गया है डाटा ट्रांसमिशन को पैरेलल और सीरियल के अंदर, और सीरियल को फर्दर आगे और उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं जिनमें एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसिंक्रोनस है। तो सबसे पहले पैरेलल ट्रांसमिशन को देख लेते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल बिट्स जो हैं वो पैरेलल ट्रांसफर हो रही होती हैं। डाटा का जो फ्लो है या फ्लो ऑफ बिट्स है वो जो पैरेलल बिट्स आपकी चल रही होती हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसमिशन क्या होती है, ज़्यादा फास्टर या ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्राम सोर्स एंड टू द डेस्टिनेशन। आपकी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है वो ज़्यादा स्पीडली हो रही होती है। अब जहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन की बात हो रही होती है, इट्स मीन के मल्टीपल चैनल जो है, कैरियर चैनल जो आप यूज़ करें उसके बाद अंदर मल्टीपल पाथ्स या मल्टीपल लाइन जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं, तो इस वजह से उसकी बैंडविड्थ जो कंजप्शन है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है। और पैरेलल ट्रांसमिशन को हम यूज़ कब करते हैं, जब आप कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर डाटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे होते हैं, तब आप क्या करते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन को यूज़ कर रहे होते हैं। और जब आपको ज़्यादा स्पीड के साथ या ज़्यादा फास्टली जो है ट्रांसमिशन को या डाटा को मूव करवाना होता है, तब आप ट्रांसमिशन को जो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल लाइंस जो हैं ट्रैवल कर रही हैं और हर लाइंस एक स्पेसिफिक बिट को लेके जा रही हैं। जबकि सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास ऐसा नहीं होता है। सीरियल ट्रांसमिशन में आपके पास एक ही पाथ होता है, एक ही चैनल होता है जिसको यूज़ करते हुए आपका डाटा जो ट्रांसमिट होता है। अब इसमें एक जो है बात वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंगल पाथ है, मल्टीपल पाथ नहीं है, तो हर बिट ने जो है वो एक ही पाथ को फॉलो करते हुए, एक ही रास्ते को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो इस हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो कम होगी, स्पीड कम होगी, और इस हिसाब से इसकी जो बैंडविड्थ कंजप्शन है वो भी कम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक चैनल यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे मल्टीपल चैनल यूज़ किए जा रहे थे। ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी तो कम होगी लेकिन बैंडविड्थ भी कम होगी। वहाँ पे क्वालिटी वर्क तो होगा, आपका डाटा जो है वो एक स्पीड के साथ ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन बैंडविड्थ ज़्यादा कंजप्शन होगी। यहाँ पे स्पीड जो है वो भी स्लो होगी, और उस हिसाब से जो बैंडविड्थ है, मतलब वो भी इसके वो एडवांटेज कह लें, इसकी जो बैंडविड्थ यहाँ पे कम यूज़ होगी। और जो स्पीड इसकी जो है वो कम है, वो इसका एक ड्रॉबैक है। मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो इन ट्रांसमिशन मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एसिंक्रोनस मोड्स जो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है सीरियल ट्रांसमिशन की, उसमें क्या होता है कि आप अपने वन बाय वन बिट्स जो है वो सेंड करते हैं। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन वो सेंड वन स्टार्ट बिट, जिसको हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं। स्टार्ट में बिल्कुल ज़ीरो बिट क्या डिनोट करती है कि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट हो रही है, और वन बिट जो है वो इस चीज़ को डिनोट करती है कि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो गई है। मतलब ज़ीरो बिट जो है वो स्टार्ट बिट को डिनोट कर रहा है बिल्कुल बिगिनिंग में, और जो आपका वन है वो किसको डिनोट करता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो एंड हो चुकी है हर बाइट के एंड पे। ठीक है। और इनके दरमियान उसके अलावा यहाँ पे जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास डाटा के अंदर या बिट्स के अंदर जो है गैप भी होता है मौजूद। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो आपकी वन बिट है वो ये डिनोट कर रही है कि यहाँ पे आपकी जो बिट्स हैं, जो आपकी ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो चुकी है, जबकि स्टार्ट बिट जो ज़ीरो है वो ये बताती है कि यहाँ से आपकी डाटा की ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका एक मेजर डिफरेंस है सिंक्रोनस के अंदर ये है कि आपके डाटा की जो बिट्स हैं उनके दरमियान ये एक पूरी की पूरी बाइट बनी, उस बाइट के दरमियान जो है गैप नज़र आ रहा है आपको। उसके अलावा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, वी सेंड बिट वन आफ्टर अनदर विदाउट स्टार्ट और स्टॉप बिट्स और गैप्स। यहाँ पे कुछ ऐसी बिट्स नहीं होती जो ये बताएं कि आपकी जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो अब यहाँ पे स्टॉप करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे कंटिन्यूसली या कंजेक्टिवली आपके पास जो डाटा की बिट्स हैं वो आ रही होती हैं, और इनके दरमियान को डाटा के दरमियान डाटा बाइट्स होती हैं, उनके दरमियान कोई गैप ही मौजूद नहीं होता। ठीक है जी। यहाँ पे इनके डाटा जो सीरियल ट्रांसमिशन होती है सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, उसमें एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास डाटा के अंदर जो बाइट्स की डाटा बाइट्स हैं उनके दरमियान कोई गैप नहीं है, और जो आपके पास एसिंक्रोनस है उसमें डाटा के अंदर जो है वो गैप भी मौजूद होता है। एक गैप के साथ ये एक थोड़ा सा जो डिफरेंट बाइट्स लेवल होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है उस वो गैप को यूज़ करते हुए या गैप को रखते हुए जो आपकी डाटा की ट्रांसमिशन होती है।
उसके अलावा यहाँ पे इनका कंपैरिजन किया गया है कि आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, डाटा बिट्स जो होती हैं, डाटा का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शन होता है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास डाटा का फ्लो जो होता है वो मल्टीपल लाइन के ऊपर होता है। सीरियल ट्रांसमिशन में सिंगल लाइन के ऊपर हो, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में मल्टीपल लाइन के ऊपर आपको डाटा जो है ट्रैवल होता है। उसके अलावा सीरियल ट्रांसमिशन कॉस्ट एफिशिएंट है, मीन इसमें बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन कम होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। और पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास मल्टीपल लाइन यूज़ हो रही थी, मल्टीपल बैंड लाइन यूज़ होने की वजह से आपकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा कंजप्शन होती है, इसके अलावा इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा भी नीचे इसकी कुछ जो है वो लिखी हुई चीज़ें जो उसको एक इन दोनों ट्रांसमिशन को आप एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। तो ये था जी आज का आपका टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।